और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम जानकारी के साथ, जहां हॉर्मुज को लेकर के पश्चिमी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ब्लॉकेड बढ़ाने की तैयारी में है यूएस। ये पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट से वो कह रहे हैं कि ब्लॉकेड को आगे और अमेरिका की तरफ से बढ़ाया जा सकता है। दोबारा हमले करने या पीछे हटने में जोखिम भी है इससे। अगर ये पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स की आप बातें मान लें तो सीधे तौर पर ईरान की मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा होने वाला है, क्योंकि अभी ईरान इस बात से परेशान है कि जो वहां पर ब्लॉकेड लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से, ऐसे में उसे अच्छा खासा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपना तेल नहीं बेच पा रहा है। और अगर इस ब्लॉकेड को और ज्यादा बढ़ाया जाता है तो इसके बाद उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स ये कहती है कि मात्र 12 से 22 दिन का स्टोरेज पावर अब ईरान रखता है। 12 से 22 दिन के बाद उनकी स्टोरेज क्षमता खत्म हो जाएगी और तेल की नदियां बहते हुए नजर आएगी। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई थी, जिनका यह कहना था कि मात्र 3 दिन बचे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स 12 से 22 दिन का दावा करती हैं, लेकिन ये जो नई रिपोर्ट्स आई हैं पश्चिमी मीडिया के हवाले से, वो ये कह रही हैं कि अमेरिका इस ब्लॉकेड को और ज्यादा बढ़ा सकता है। यानी एक तरफ ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि आप यहां से ब्लॉकेड हटा लीजिए, हॉर्मुज को छोड़ दीजिए, खाली कर दीजिए, उसके बाद हम बातचीत की टेबल पर आएंगे। लेकिन अमेरिका हॉर्मुज को छोड़ने की बजाय और ज्यादा वहां पर ब्लॉकेड बढ़ाने की तैयारियां कर रहा है। एक और खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पर बताया गया मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि वरिष्ठ अधिकारियों से मुस्तफा ने मुलाकात की है। मानसिक रूप से पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं मुस्तफा खामनेई और खुद ही फैसले ले रहे हैं मुस्तफा खामनेई। ये मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से दावा किया गया है। जो ये तमाम दावे पहले भी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पश्चिमी मीडिया के हवाले से सामने आए थे, जिसमें ये कहा गया था कि मुस्तफा खामनेई हमले में चोटिल हुए हैं, उनके हाथ की और पैरों की सर्जरी हुई है, उन्हें अच्छी खासी चोटें आई हैं, इस वजह से वो किसी के भी सामने आने से बच रहे हैं। लेकिन अभी यही पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मुस्तफा खामनेई ने मुलाकात कर ली है और वो मेंटली एक्टिव नजर आ रहे हैं और तमाम फैसले खुद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इस बात में सच्चाई है तो मुस्तफा खामनेई अपने देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे की रणनीति में अपना पूरा सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं कि हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाओ तब जाकर के अमेरिका से बात करना, हिजबुल्लाह पर हमले बंद करवाओ तब जाकर के अमेरिका से बात करना, और जब ये 2 शर्तें मान ली जाए उसके बाद जाकर के परमाणु हथियारों को लेकर के बात करना। अब ये 2 खबरें हैं कि एक तरफ मुस्तफा खामनेई एक्टिव है तो दूसरी तरफ हॉर्मुज को लेकर के पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रही है कि इस ब्लॉकेड को अभी और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, यानी ईरान की मुश्किलों में अभी और ज्यादा इजाफा होने वाला है। ईरान अगर ये सोच करके बैठा हुआ है कि उसकी मुश्किलें हल हो गई हैं तो ऐसा कतई नहीं है। अभी आने वाले वक्त में यह संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा। एक तरफ बातचीत की टेबल पर लाने के लिए प्रयास लगातार जारी है कि दोनों देश किसी तरीके से बातचीत कर ले और बातचीत के माध्यम से, कूटनीतिक माध्यम से इस पूरे मुद्दे को सुलझा ले, लेकिन ऐसा लग कतई नहीं रहा है जिस तरीके से दोनों ही देश एक दूसरे पर प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। दोनों ही देश अपनी अपनी शर्तों पर समझौता करना चाह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार वो कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से एक बार फिर जंग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में भारी तबाही हुई। मिडिल ईस्ट के जर्रे जर्रे में जंग की आग के निशान मौजूद हैं। ईरान में तो हर ओर तबाही का मंजर मौजूद है। हालांकि जंग में एक पड़ाव आया, दोनों पक्षों के बीच सीज फायर हुआ और समझौते के प्रयास जारी हैं। लेकिन दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर जंग की आशंका तेज होती नजर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि परमाणु प्रोग्राम शुरुआती बातचीत का हिस्सा बने, जबकि ईरान अभी इस पर बात ही नहीं करना चाहता। लिहाजा दोनों पक्षों के बीच सुलह होती फिलहाल नहीं दिख रही। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ से जुबानी हमले जारी हैं। बताया जा रहा है कि समझौता नहीं हो पाने की बहुत बड़ी वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। जहां और अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे, तो वहीं ईरान इस पर राजी होता नहीं दिख रहा। ईरान की तरफ से बातचीत का जो नया प्रस्ताव दिया गया उसमें भी बात यूरेनियम पर अटकी हुई है। दरअसल ईरान की तरफ से बातचीत के लिए 3 चरण वाला एक प्रस्ताव दिया गया था। खबरों के मुताबिक इसे लेकर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपने सहयोगियों के साथ बैठक की। इस बैठक में ईरान का प्रस्ताव सुनकर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने इस शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान ने सबसे पहली शर्त रखी थी कि अमेरिका नाकाबंदी को खत्म करे, इसी के बाद बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा ईरान ने स्थायी रूप से युद्ध खत्म करने की बात कही। हालांकि ट्रंप का मानना है कि इस प्रस्ताव के पीछे ईरान की नीयत ठीक नहीं है।
खबरों के मुताबिक ईरान ने ऑफर दिया कि अगर अमेरिका नाकाबंदी हटा लेता है तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पहले की तरह खोल दिया जाएगा, लेकिन असली मामला संवर्धित यूरेनियम को लेकर बिगड़ता नजर आ रहा है। ईरान का कहना है कि बातचीत के दौरान परमाणु प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन अमेरिका परमाणु प्रोग्राम को ही रेड लाइन बता रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि परमाणु प्रोग्राम पर शुरुआती बातचीत का हिस्सा हो, जबकि ईरान अभी इस पर बात नहीं करना चाहता। खबरों के मुताबिक ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का मामला सुलझाए हॉर्मुज़ खोला गया तो बातचीत में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा, लिहाजा दोनों का हल एक साथ ही निकाला जाना चाहिए। अमेरिका का मानना है कि नाकाबंदी की वजह से ईरान पर दबाव है। इसकी वजह से तेल टैंकर ना तो ईरानी बंदरगाहों से निकल पा रहे हैं और न ही आने वाले जहाज ओमान की खाड़ी पार कर ईरानी बंदरगाहों तक पहुंच रहे हैं। इसलिए ईरान में हालात बिगड़ सकते हैं। साफ है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों को आगे रखकर बात करना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहे तो समझौता कैसे होगा, और अगर समझौता नहीं हुआ तो क्या दुनिया एक बार फिर से अरब जगत में बड़ी तबाही का मंजर देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। ईरान ने अमेरिका को जो मांगे भिजवाई हैं उनके 3 चरण हैं और हर एक चरण के पूरे होने के बाद ही अगला चरण शुरू होगा। ईरान की मांगों के कितने चरण हैं और ये कैसे कैसे उसे कंप्लीट करने यानी अमेरिका को, वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले चरण की हम बात करते हैं, जहां ईरान और लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर युद्ध को रोकना होगा, ये उसकी पहली शर्त है। वहीं उसने ये भी कहा कि दोबारा हमले नहीं किए जाएंगे, इस बात की गारंटी भी ईरान चाहता है। इसके बाद वो दूसरे चरण पर आएगा बातचीत के लिए। ये पहला चरण जैसे ही पूरा होगा, पहले चरण के पूरे होने के बाद दूसरे चरण की बातचीत शुरू होगी। उसके बाद दूसरे चरण की बातचीत में हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मैनेजमेंट पर चर्चा शुरू होगी। मैनेजमेंट पर चर्चा होगी तभी वो तीसरे चरण पर आएंगे। पहले दोनों चरण पूरे होंगे तब तीसरे दौर की बातचीत शुरू होगी और उसके बाद परमाणु, तीसरे चरण में परमाणु कार्यक्रम पर वो चर्चा करेंगे। तो ये उनके 3 चरण हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप अमेरिका को फॉलो करना होगा और अमेरिका अगर ऐसा नहीं करता है तो ईरान इस बातचीत से पीछे हट जाएगा और एक बार फिर से युद्ध भड़क सकता है। जानकार मानते हैं कि ईरान इंटरनेशनल प्रेशर कम करने के लिए अपना यूरेनियम रूस में ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि पहले भी रूस इस पर बात रख चुका है। रूस परमाणु संपन्न देश भी और उसे एनरिच्ड यूरेनियम रखने का अधिकार भी है। ऐसे में संभव है कि ईरान अपना यूरेनियम रूस को ट्रांसफर कर दे। हालांकि अमेरिका इसके लिए राजी होगा, इसकी उम्मीदें बेहद कम है। अमेरिका का यह भी कहना है कि ईरानी यूरेनियम या तो IAEA या फिर अमेरिका, दोनों में से कोई एक अपने पास रखे, लेकिन इस पर ईरान बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आता है। अब रूस को ईरान यूरेनियम अपना ट्रांसफर कर सकता है और रूस की तरफ से जब दूसरे दौर की बातचीत इनकी फेल हुई थी पाकिस्तान इस्लामाबाद में, जब कोई नहीं पहुंचा था, तब भी रशिया की तरफ से ये ऑफर दिया गया था। इंटरनेशनल प्रेशर कम करने के लिए ये ट्रांसफर किया जाएगा 440 किलोग्राम यूरेनियम, जिसे लेकर के ये पूरा युद्ध भड़का हुआ है। एनरिच्ड यूरेनियम के कारण ही ईरान पर लगातार सैंक्शन लगाए गए हैं। यूरेनियम को लेकर के 2 बार ईरान पर हमला हुआ है। जून 2025 में 12 दिन का हमला और उसके बाद 2026 28 फरवरी को एक बार फिर से हमला हुआ। अमेरिका इस पर पहले ही आपत्ति जता चुका है कि आप रशिया को यह ट्रांसफर करें, उससे अच्छा आप IAEA जो इस पूरी संस्था जो कि देखती है कि किसके पास कितना एनरिच्ड यूरेनियम है, उसे ट्रांसफर करिए या फिर अमेरिका के हवाले करिए। यूएस यूरेनियम पर इसी वजह से अपना अधिकार चाहता है। IAEA या यूएस दोनों में से कोई भी एक यूरेनियम रखे, अमेरिका को इस बात से कोई इनकार नहीं होगा। ईरानी यूरेनियम को लेकर के अमेरिका को डर है कि रूस में परमाणु तैयार ईरान की तरफ से किए जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बुशहर पावर प्लांट ईरान में जो तैयार किया गया था वो रशिया की तरफ से ही तैयार किया गया था और रशिया ने लगातार मदद पहले भी की थी, अभी भी उनकी तरफ से मदद की जा रही है। इसीलिए अमेरिका को डर है कि अगर ये 440 किलोग्राम हमने यूरेनियम रशिया को ट्रांसफर करवा भी दिया तो रशिया और ईरान के अच्छे संबंध है और हो सकता है कि ईरान रशिया के साथ मिलकर के उनसे परमाणु हथियार बना ले, जो इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा डर है। यूरेनियम ट्रांसफर को लेकर के ट्रंप पहले ही आपत्ति जता चुके हैं और कह चुके हैं कि यूरेनियम पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का अधिकार है और अमेरिका ही यूरेनियम को कब्जे में लेगा। ट्रंप को रूस पर भरोसा नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ईरान रूस में परमाणु हथियार बना सकता है। हालांकि 2015 में जब ओबामा ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया था, उसमें यही था कि ईरान अपना यूरेनियम रूस को ट्रांसफर कर दे और इस तरह का मॉडल पहले ईरान परमाणु समझौता 2015 के दौरान चर्चा में आ गया था। लेकिन ट्रंप उसी समझौते को तोड़ चुके हैं। ट्रंप ये बार बार कहते हैं कि ओबामा का करार तोड़ दिया तो ठीक किया, नहीं तो ईरान परमाणु हथियार बना लेता। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि ईरान और रशिया के बीच में आखिरकार किन किन बिंदुओं पर
और क्या क्या चर्चाएं हुई होंगी और ईरान को इससे क्या क्या हासिल हो सकता है। तो रशिया और ईरान के बीच में सैन्य सहयोग बढ़ेगा। ये बताया गया कि अगर ये सीक्रेट डील हुई, जैसे कि अभी गए हुए थे अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री ईरान के, जहां पर उन्होंने जाकर के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी। ड्रोन मिसाइल एयर डिफेंस को लेकर के यहाँ पर डील हुई होगी, ये भी कहा जा रहा है, जब वो अपने इस दौरे पर थे खाली हाथ नहीं आए होंगे। सैंक्शन को बाईपास करके व्यापार पर चर्चा भी संभवतः हुई होगी, क्योंकि रशिया पहले से ही अमेरिका के तमाम सैंक्शन झेल रहा था। उन सब के बीच में उसने वो किया जो दूसरे देश करने के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं, यानी कि मुनाफा कमा लिया सैंक्शन के बीच में। डॉलर सिस्टम को खत्म करने के लिए बातचीत भी हो रही है। हर कोई ये चाहता कि रूबल हो या फिर युआन हो, डॉलर को बाईपास करके उस पर शिफ्ट हुआ जाए। ऊर्जा और व्यापार को मजबूत करने पर इस दौरान चर्चा हो सकती है, यह भी बताया गया है। तो ये तमाम चीजें मीटिंग में हुई हैं। तेल, गैस और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर समझौता भी बताया जा रहा है कि हुआ होगा। यहाँ पर यूएस के खिलाफ गठबंधन को लेकर के एक साथ आने की कोशिशें भी लगातार ईरान और रशिया की तरफ से की जा रही हैं। हालांकि ओमान के साथ भी उन्होंने एक सीक्रेट डील की है, ऐसी भी संभावनाएं बताई जा रही है, लेकिन वो सीक्रेट डील क्या हुई है इसके बारे में कोई भी कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहा है। ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है। हालांकि ईरान दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक जरूरतों के लिए है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर हथियार नहीं बनाने हैं तो संवर्धन का स्तर 60% तक ले जाने की आखिरकार क्या आवश्यकता है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि नागरिक जरूरतों के लिए यूरेनियम के संवर्धन का स्तर आखिरकार कितना रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली उत्पादन को लेकर के। ज्यादातर रिएक्टर्स में 3 से 5% तक संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है अगर बिजली उन्हें बनानी है। हालांकि कुछ उन्नत रिएक्टर्स के लिए 5 से 20% तक संवर्धन स्तर जरूरी होता है। अब बात करते हैं हम रिसर्च और चिकित्सा की। रिसर्च के लिए 12 से 19.75% तक संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज और मेडिकल इमेजिंग के लिए रेडियो एक्टिव मटीरियल जरूरी होता है और चिकित्सा के लिए 20% से कम संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम पर्याप्त होता है। अब जब इतने ही की ही आवश्यकता है तो 60% तक उसे एनरिच्ड करके ये कहना कि ये नागरिक आवश्यकताओं के लिए है। ईरान आखिरकार किसे धोखे में रखना चाहता है और अमेरिका को यही बात स्वीकार नहीं है। ईरान ने ऐलान किया कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा, जबकि अमेरिका ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम को रोकना चाहता है और इस पूरे विवाद में यूरेनियम संवर्धन की बात हो रही है। लेकिन आखिर ये यूरेनियम संवर्धन होता कैसे है, अब वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से ये एनरिच्ड यूरेनियम बनाते हैं। तो प्राकृतिक यूरेनियम में आइसोटाइप U-235 की मात्रा बढ़ाना। प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के 2 आइसोटाइप मिलते हैं। पहला आइसोटाइप U-238 और प्राकृतिक रूप से मिलने वाले यूरेनियम में यानी इसमें 99.3% तक U-238 238 होता है। इससे बम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो इसका दूसरा आइसोटाइप है यानी U-235 U-235, ये प्राकृतिक रूप से मिलने वाले यूरेनियम में 0.7% U-235 होता है और इससे बम भी बनाया जा सकता है। अब गैस सेंट्रीफ्यूज प्रणाली से यूरेनियम संवर्धन होता है। ये जो आप एक रचना देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही सेंट्रीफ्यूज है। यूरेनियम को गैस के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है और सेंट्रीफ्यूज को काफी तेजी से घुमाया जाता है और घूमते हुए सेंट्रीफ्यूज में U-238 बाहर और U-235 अंदर होता है। U-235 का संवर्धन स्तर 90% से ज्यादा होने पर वेपन ग्रेड यूरेनियम बनता है और एक परमाणु बम के लिए 15 से 20 किलो हाई एनरिच्ड यूरेनियम की आवश्यकता होती है और ईरान के पास 20 से 25 बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम मौजूद है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अरब सागर में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यूएस मरीन कमांडोज का जहाज MV ब्लू स्टार 3 पर एक्शन लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है कि अरब सागर में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां यूएस मरीन कमांडोज का जहाज MV ब्लू स्टार 3 पर एक्शन हुआ है। शक के आधार पर अमेरिकी मरीन ने जहाज की तलाश ली। जहाज पर नाकेबंदी के उल्लंघन का शक जताया गया और जांच के बाद जहाज को हालांकि रवाना कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे जहाज उनकी तरफ से रोके गए थे। अब ऐसे में अरब सागर में अमेरिकी सेना ने एक और जहाज को रोक दिया, ये पता करने के लिए कि कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी जो कि अमेरिका के हिसाब से इलीगल है वो तो नहीं की जा रही है। और इसी शक में उन्होंने रोक दिया। अमेरिकी मरीन ने जहाज की तलाश ली। तलाशी करने के बाद नाकेबंदी के उल्लंघन का शक जताने के बाद जब जांच कर ली, जब उन्हें हो गया कि नहीं इसके साथ कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि इलीगल हो सकता है, तो उसके बाद उन्होंने उस जहाज को जाने दिया है। आपको याद होगा कि टुस्का को इसी भ्रम के चलते उन्होंने अपने पास रख लिया था, अगवा कर लिया था, एक तरीके से उस पर अपना अधिकार जता दिया था और चीन ने इसे लेकर के खूब खरी खोटी सुनाई थी अमेरिका को कि आखिरकार
चीन से ईरान जा रहे जहाज को रोकने की हिम्मत कैसे हुई? अमेरिका की। हालांकि अमेरिका ने यह कहा था कि ये ईरान का जहाज है, इसलिए हम इसे यहां से नहीं गुजरने देंगे और नाकेबंदी की वजह से यहां से जहाजों का, खास तौर पर ईरान के जहाजों का गुजरना बंद है। अब ईरान की ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि एक और बड़ा दावा कर दिया गया है। IRGC से जुड़ी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि 2 महीने तक उत्पादन और स्टोरेज जारी रख सकता है ईरान, जबकि पश्चिमी मीडिया इसी पर यह कह रही थी स्टोरेज क्षमता को लेकर के कि ईरान के पास 12 से 22 दिन की स्टोरेज क्षमता बची हुई है। लेकिन IRGC से जुड़ी न्यूज एजेंसी अलग दावा कर रही है, जो ये कह रही है कि 2 महीने तक उत्पादन और स्टोरेज जारी रखा जा सकता है ईरान की तरफ से। यानी आप ये समझ लीजिए कि ईरान अगर आज भी युद्ध शुरू हुआ तो 2 महीने तक इस युद्ध को और जारी रखेगा, ताकि हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटवा सके और उसके बाद अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। अमेरिका बार बार उसके ऊपर ये प्रेशर बना करके बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास स्टोरेज पावर खत्म हो चुकी है, आपके पास से 12 से 22 दिन की स्टोरेज पावर बची हुई है, तो आप जल्द से जल्द ब्लॉकेड हटाने के लिए अमेरिका की शर्तों पर राजी हो जाइए और इस पूरे युद्ध विराम पर सीधे सीधे फुल स्टॉप लगवा दीजिए। ये जो कुछ वक्त का युद्ध विराम हुआ है उसे हमेशा के लिए युद्ध विराम में तब्दील कर दीजिए। लेकिन IRGC से संबंधित जो न्यूज एजेंसी है उसके दावे के अनुसार 2 महीने तक अगर उत्पादन यानी प्रोडक्शन और स्टोरेज जारी रह सकता है तो ईरान अभी भी ब्लॉकेड के मुद्दे पर झुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ एक तस्वीर आई अरब सागर से, जहां पर US मरीन कमांडोज ने MV ब्लू स्टार 3 पर एक्शन लिया। शक के आधार पर अमेरिकी मरीन ने जहाज की तलाशी ली और जहाज पर नाकेबंदी के उल्लंघन का शक जताया। हालांकि जांच की और उसके बाद जहाज को वहां से रवाना कर दिया है। अभी भी दोनों ही देश एक दूसरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर समझौते के लिए प्रेशर बना रहे हैं। अब उन्होंने एक और बड़ा दावा किया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार उनके दावे में कोई दम है, क्योंकि अगर ये सही है तो यकीनन जंग जल्द ही थम सकती है, और अगर ये दावा गलत हो गया तो ईरान का गुस्सा भड़क सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप ने अब नया क्या दावा कर दिया है। अमेरिका और ईरान की तोपें भले ही फिलहाल खामोश हैं, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे को धमकी देने का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं ईरान अमेरिका के दावों पर सवाल खड़े करते हुए बहुत बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की स्थिति बहुत खराब है। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से अपने बंदरगाहों पर लगी रोक हटाने की मांग की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान की ओर से गुजारिश किए जाने का दावा तो किया, लेकिन इस बारे में ज्यादा विस्तार से जानकारी नहीं दी। उन्होंने संकेत दिए कि ईरान की नेतृत्व व्यवस्था में अंदरूनी मतभेद है और ये साफ नहीं है कि वहां असल में फैसला ले कौन रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बयान ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ताकि उसे अमेरिका की शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार किया जा सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान लंबे समय से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहता है, लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी ईरान की परमाणु क्षमता है। खबरों के मुताबिक ईरान ने कुछ दिन पहले ही मध्यस्थों के जरिए जो प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है, उसमें पहले हॉर्मुज खोलने और अंतिम चरण में परमाणु मुद्दे पर बातचीत करने की बात कही गई है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका के हॉर्मुज पर नाकाबंदी अगर 13 दिन और जारी रही तो ईरान को तेल के कुएं बंद करने पड़ सकते हैं, और अगर एक बार 72 घंटों से ज्यादा वक्त तक तेल के कुएं बंद किए गए तो उन्हें दोबारा शुरू करने में महीनों का वक्त लग सकता है। इससे भविष्य में ईरान का तेल उत्पादन प्रभावित होगा। खबरों के मुताबिक किसी डर की वजह से ईरान पर दबाव बढ़ रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान का तेल का कारोबार तो प्रभावित हो ही रहा है। ईरान आने और जाने वाले अनाज और दूसरे सामानों की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। आशंका है कि अगर यही स्थिति रही तो ईरान में जरूरी चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ सकती हैं। अमेरिका नाकाबंदी के बीच चीन और रूस से मदद आना मुश्किल नजर आ रहा है। फिलहाल ट्रंप के दावे पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि ईरान पर दबाव काफी है, क्योंकि हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से उसका तेल का कारोबार काफी हद तक प्रभावित हुआ है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।